और जनता बोले अपने अपने जनप्रतिनिधियों को कि हमको ऐसा ही जनप्रतिनिधि चाहिए, ऐसे बनो, तो एक दबाव उन पर पड़े। तो ये मेरा विजन था। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तो प्रदेश का डीजीपी था, तो मेरे पास तो ऐश्वर्य बहुत था, शक्ति पावर सब कुछ था। विधायक के पास तो कुछ नहीं होता उस तरह से। तो उसके लिए, लेकिन किसी कारण से वो मुझे सफलता नहीं मिली। और सफलता इसलिए नहीं मिली कि राजनीति में जितना दांव पेच झूठ संच प्रपंच है वो सब मेरे पास था नहीं और है भी नहीं। तो मुझे तुरंत महसूस हुआ कि राजनीति में जिस तरह के गुणों की आवश्यकता है, विशिष्टताओं की आवश्यकता है, वो मुझ में है नहीं। कभी मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं तुरंत पीछे मुड़ गया और तुरंत मैंने अपने जीवन को आध्यात्मिक मोड़ दिया, क्योंकि एक संत ने बचपन में ही मेरे हृदय में अध्यात्म के बीज डाल दिए थे। Namaskar, hello, welcome back to Good Vibe Show. Today we have the honor of hosting Jagat Guru Govindacharya Gupteshwar जी महाराज, जो पहले गुप्तेश्वर पांडे के नाम से जाने जाते थे और बिहार के पूर्व डीजीपी रहे हैं। उन्हें बिहार का रॉबिन हुड और सिंघम भी कहा जाता है। बिहार के एक पिछड़े गांव में जन्म लेने से लेकर एक आईपीएस ऑफिसर बनने तक का उनका सफ़र काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। गुप्तेश्वर जी महाराज का पुलिस करियर के बाद का सफ़र स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गया। आज वो दुनिया भर में घूमकर भागवत गीता कथा का ज्ञान बांट रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन का संदेश दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं गुप्तेश्वर जी महाराज से और सुनते हैं उनकी अनोखी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार महाराज जी, गुड वाइब शो में आपका स्वागत है एंड वेलकम टू यूएसए एज वेल। नमस्कार। तो महाराज जी शुरुआत करते हैं। आपका जन्म बिहार के एक पिछड़े गांव में हुआ था और आपने कड़ी मेहनत से सिविल सर्विसेज क्लियर किया और फिर आप बिहार के डीजीपी भी बने। आपकी जीवन यात्रा संघर्ष से भरी रही है, तो क्या आप हमें अपने बचपन के बारे में कुछ बता सकते हैं? बचपन में ऐसा है कि मैं भारत के बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव में, नाम है गिरवाबान, वहां मैं पैदा हुआ था। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अब बक्सर है, लेकिन उस समय आरा हुआ करता था। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 80 किलोमीटर दूर उस गांव में न बिजली थी, न रोड था, न स्कूल था, न अस्पताल था, न सड़कें थी। तो बहुत ही कठिन जीवन था और गांव में बहुत गरीबी थी। तो बच्चे उस समय ये अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली गांवों तक नहीं पहुंची थी, तो एलकेजी यूकेजी का कोई चक्कर नहीं था, सीधे स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन होता था पहली कक्षा में। तो सरकारी स्कूल में दूसरे गांव में 2 किलोमीटर दूर मेरा एडमिशन हुआ, वो भी 7 साल की आयु पार करने के बाद, जब मैं 8 वर्ष का था। तो करीब करीब उस समय 8 की उम्र में मेरा एडमिशन हुआ। तो वहां से मैंने समय जूते नहीं, चप्पल नहीं, सड़क नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं, नदी नाला पार करके कीचड़ में और नंगे पैर 2 किलोमीटर उस उम्र में हम अकेले नहीं, हम सारे गांव के बच्चे स्कूल जाते थे। और स्कूल भी आप समझो कि एक फूस की मड़ई समझ लो, एक बरगद का पेड़ समझ लो, कोई बेंच नहीं, कोई डेस्क नहीं। आज के स्कूल की अवधारणा बिल्कुल अलग है, उस तरह का स्कूल नहीं था। तो गुरुजी खटिया पर बैठते थे, कॉट जिसको बोलते हैं उस जमाने में, बरगद के पेड़ के नीचे। हम लोग एक बोरे का टुकड़ा लेकर के घर से जाते थे, नीचे जमीन पर बैठ करके और पढ़ते थे। तो ऐसे ऐसे तो पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और उस तरह से फिर मैं बक्सर में हाई स्कूल में आया। वहां किराए पर एक कमरा लेकर के रहना, अपने से खाना बनाना, कभी चावल दाल, कभी केवल चावल चोखा, कभी केवल दाल और रोटी, इस तरह से अपने से बनाना, अपने से खाना। 4 किलोमीटर पैदल स्कूल जाना, 4 किलोमीटर पैदल स्कूल आना। तो वहां से 11th किया। तो सिस्टम था 11th +2 +3, अब 10 +2 +3 हो गया है। तो 11th करने के बाद फिर पटना कॉलेज में आया। तो बचपन तो बहुत चुनौतियों भरा रहा और काफी कठिनाइयां थी, लेकिन इस तरह से किसी तरह से
मतलब मैट्रिकुलेशन पास किया। लेकिन आपको जान के आश्चर्य हुआ कि जब मैं 8वीं कक्षा में आया, 14 साल की उम्र में, उसी समय विवाह भी हो गया। जी, मैं पूछने ही वाली थी कि आपका विवाह 14 वर्ष की उम्र में हो गया और फिर 18 वर्ष में आप पिता भी बन गए। तो आपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखी तो और यूपीएससी कैसे क्लियर किया? ये अभी तो सुनने में बड़ा आश्चर्य लगेगा कि 14 साल में कैसे विवाह हो गया। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से, जिस गांव से, जिस इलाके से आता हूं, उधर 14, 15, 16 में विवाह हो जाना बहुत ही आम बात थी। 15-16 में तो हो ही जाता था। 15, 16, 17, 18 तक विवाह सबके हो जाते थे। मेरा थोड़ा समझो 1 साल पहले हो गया। 18-19 साल होते होते तो मैं पिता बन ही गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो विवाह के बाद मैंने 8वीं की पढ़ाई की, 9वीं की पढ़ाई की, 10वीं की पढ़ाई की, 11वीं की पढ़ाई की, और फिर कॉलेज में जाते जाते, नौकरी लगने के पहले मैं 3 बच्चों का पिता बन चुका था। 86 में मुझे नौकरी लगी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। उसके पहले मैं 3 बच्चों का पिता बन चुका था। तो परिवार की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, घर का सबसे बड़ा लड़का था, हमसे छोटी 2 बहनें थी, 2 भाई भी थे। तो सारे भाइयों की जिम्मेदारी, उनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी, बहनों की शादी की जिम्मेदारी, ये सब निभाते हुए और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी। क्या बात है, आपने इतनी मेहनत की और साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों से भी मुंह नहीं मोड़ा। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। महाराज जी, मैं आगे पूछना चाहूंगी कि आपने यूपीएससी की तैयारी की थी और 70 के दशक में के युवा क्या सोचते थे नौकरी के बारे में? क्या सबका लक्ष्य सिविल सर्विसेज की तैयारी करना ही होता था या कोई सरकारी जॉब? उस समय ऑप्शन इतने नहीं थे प्रिया। उस समय ये बनना, उस समय इतने ऑप्शन नहीं थे। तो लड़के ये सोचते थे, जो पढ़ने में अच्छे थे, जिनको सुविधाएं थी, बड़े सपने थे, वो सोचते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाएंगे तो उसमें भारत सरकार की नौकरी में आईएएस आईपीएस हुआ करता था। और उसके बाद में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी थे, तो उसकी बात सोचते थे। और उसके बाद डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या फिर क्लर्क बनना या टीचर बनना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थे। तो ये इतने ही ऑप्शन में पूरी दुनिया घूमती थी। अब तो पढ़ाई के बहुत डायमेंशंस हो गए, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। तो उस समय तो हम लोग सुनते भी नहीं थे कि एमबीए और क्या क्या, बहुत चीजें अब तो हो गई हैं। और पढ़ाई, तो उसमें ये बड़े सपने देखने वालों में से छोटे घर का एक बच्चा मैं भी था। मैं सोचता था कि भारत सरकार की सबसे अच्छी नौकरी आईएएस आईपीएस में जाऊंगा। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोई साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पटना जब मैं कॉलेज में आया तो पूरा खर्चा $100 महीने, भारतीय मतलब आप तो समझ लो यहाँ का $1 से थोड़ा सा ज्यादा मान लो, तो $100 महीने ही खर्च आता था। वो $100 महीना भी जुट नहीं पाता था। उसमें ₹62 भोजन के लग जाते थे, 9-10 रुपए हॉस्टल की फीस लग जाती थी, और 15-20 रुपए जो बचते थे उसमें महीने भर की चाय नाश्ते की व्यवस्था हो जाती थी। वो भी $100 मुश्किल से जुटते थे। तो मैं ट्यूशन भी करता था, ₹5 घंटे पढ़ाने के मिलते थे। तो वो भी रोज रोज क्लास नहीं मिलता था। अगर 20 दिन अगर एक एक क्लास मिल गया तो 20-25 $100 हो गए। और जिस महीने में क्लास नहीं मिला, पढ़ाई ट्यूशन की नहीं हुई, तो एक महीना जब खर्चा नहीं होता था तो गांव में रह करके और गांव में खेती का काम देखता था। ऐसे ऐसे करके मैंने पढ़ाई की और यूपीएससी की तैयारी किया। कोई कोचिंग नहीं किया, कोचिंग कर भी नहीं सकता। मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए किताब भी नहीं खरीदा, कोचिंग तो छोड़ो। कोचिंग तो उस समय महंगा ही बिजनेस था। कोई कोचिंग नहीं की, कोई किताब नहीं खरीदी। बेसिक मूल जो ग्रेजुएशन किताबें थी उसी को पढ़ करके, और बाकी अपने साथ तैयारी करने वाले लड़कों से उधार पुस्तकें मांग मांग करके, पढ़ पढ़ करके मैंने तैयारी की। बिना किताबों के आपने तैयारी की थी। आपकी परिवार का क्या सपोर्ट मिला आपको महाराज जी? देखो, बंदा जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन मैं इसलिए सच्चाई बोलता हूँ, हर प्लेटफॉर्म को बोल देता हूँ कि जो आज के बच्चे हैं, जो उनको बहुत कंप्लेंट्स रहती हैं अपने पेरेंट्स से भी और अपनी स्थितियों परिस्थितियों से भी, हमको ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं। तो मैं ये बताता हूँ कि परिवार से सपोर्ट मिलने के, मेरी माँ अनपढ़, मेरे पिताजी अनपढ़, मेरी दादी अनपढ़, मेरे दादा अनपढ़। मेरे परिवार में सबसे पहला मैं विद्यार्थी था जो औपचारिक माने फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूल गया। कई पीढ़ियों में मैं पहला बालक था जो फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूल गया।
तो सोचो कि जो जिसके पेरेंट्स अनपढ़ हों वो किस तरह का सपोर्ट दे सकते हैं। आर्थिक सपोर्ट भी देने की स्थिति में नहीं थे और बाकी किसी तरह का सपोर्ट उनसे सोचना ही बेकार था। तो वट एवर आई डिड ऑन माई ओन विथ ऑफ कोर्स देयर ब्लेसिंग्स। तो उनके आशीर्वाद और उनके पुण्य का ये प्रताप था कि मैं ये सब कुछ कर पाया। तो सपोर्ट इतना ही मिला कि घर की तरफ से कोई व्यवधान नहीं आया, किसी ने मना नहीं किया, मैं स्वतंत्र था। तो खेती भी करता था, परिवार भी देखता था, बच्चों को भी देखता था, पत्नी को भी देखता था, माँ बाप को भी देखता था और बाकी समय में पढ़ाई भी करता था अपने बल पर। बहुत अच्छा जो किया आपने अपने परिवार के आशीर्वाद से और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से किया। तो महाराज जी, मैं आगे पूछना चाहूंगी कि आपने यूपीएससी भी संस्कृत विषय में किया और आपने 2 बार किया तैयारी इसकी, लाइक पहली बार आपका आईआरएस मिला और दूसरी बार आपने आईपीएस में आपका सिलेक्शन हुआ। तो क्या आप शुरू से ही पुलिस सर्विस में जाना चाहते थे? मन में ऐसा है कि उस समय कोठारी कमीशन एक आया था जिसके अनुसार 26 साल जो अधिकतम आयु होती थी, मैक्सिमम एज लिमिट, आप यूपीएससी दे सकते हैं टिल यू कंप्लीट 26, और 22 से 26 के बीच में ही आप यूपीएससी दे सकते हैं। लेकिन कोठारी कमीशन आने से एज लिमिट बढ़ाकर 28 कर दी गई। 3 चांसेस थे, ओनली 3 चांसेस। तो हम लोगों को 5 चांसेस मिल गया, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मेरा जब इंडियन रेवेन्यू सर्विस में 85 के एग्जाम में, बैच उसका 86 बोलते हैं, तो हो गया, तो मैं एक तरह से निश्चिंत हो गया था। लेकिन जब मैं गया ट्रेनिंग करने इंडियन रेवेन्यू सर्विस में और वहां जब बुक कीपिंग अकाउंटिंग पढ़ाने लगे लोग, तो 6 महीना के बाद जब मेरा पहला एग्जामिनेशन हुआ डिपार्टमेंटल, तो मैं बुक कीपिंग में अकाउंटिंग में फेल कर गया। तो मेरे डायरेक्टर ने पूछा, भाई देखो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना जरूरी है और इसमें केवल 7 चांसेस मिलते हैं। अगर if you fail in all these departmental examinations you will be thrown out of the job। तो हमको लगा सचमुच मैं कभी ये क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि संस्कृत मेरा बैकग्राउंड था, मुझे मैथ आती ही नहीं थी। तो मैंने लिख दिया दोबारा और मैं वहां से भाग गया। तो आईपीएस में आना जस्ट कॉन्सेप्ट, मैंने एक चांस था। अच्छा। तो आईपीएस मेरा कभी ड्रीम नहीं था। हाँ, मैं सोचता था आईएएस के लिए। आईपीएस के हिसाब से मेरा मिजाज भी नहीं था, क्योंकि मैं हृदय से बड़ा कोमल था और बड़ा दयालु टाइप का था। तो ये मार धाड़ और इनकाउंटर और पुलिस वाली जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। बट जस्ट चांस दैट आई लैंडेड इन आईपीएस। और जब आ गया तो मेरी धीरे धीरे ग्रूमिंग हो गई, तो मैं एक सफल पुलिस पदाधिकारी के रूप में जाना चाहता हूँ। तो महाराज जी, जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। तो क्या आईपीएस में आने के पहले और आईपीएस के कार्यकाल में आपके साथ कुछ ऐसी कोई घटना हुई जिसने आपके जीवन को नई दिशा दी? देखो, आईपीएस में आने के पहले एक घटना हुई थी, एक महात्मा से मिला था बहुत पहले, मच बिफोर आई डिड माय कॉलेज। मतलब ये समझो कि वही शादी के आसपास 8वीं कक्षा में था। और उस समय उस महात्मा ने कहा कि देखो, आई कैन फोरसी कि तुमको बहुत बड़ा प्रशासक बनना है, तुम आईपीएस बनोगे या आईएएस बनोगे। उस समय मैं ठीक से जानता नहीं था कि आईएएस क्या, सुना था कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, बट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस ऐसा करके मुझे कुछ ज्ञान भी नहीं था। स्कूल में था 8वीं 9वीं में। तो लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये सब कॉन्सेप्ट में बात ये रह गई, क्योंकि वो एक सिद्ध महात्मा थे। अब मैंने जब ग्रेजुएशन कर लिया और एमए कर रहा था, संयोग से फिर उस महात्मा से मुलाकात हुई। वो बोले, तुम एमए किस लिए कर रहे हो? तो तुमको तो मैंने बोला था आईएएस आईपीएस करना है। हमने कहा, महाराज मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि भारत देश में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियां कहाँ। ये मेरे जनरल नॉलेज का हाल है। मेरा इतना आईक्यू भी मेरा बहुत एवरेज था, बिलो एवरेज तो नहीं कर सकते। तो मैंने कहा, महाराज वो मैं समझ गया हूँ कि आईएएस आईपीएस बहुत बड़ी चीज होती है, ये मैं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। बट ही इंसिस्टेड कि अरे हाउ कैन यू से दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। आई एम टेलिंग यू, जस्ट अपीयर इन द एग्जाम, यू विल गेट थ्रू। एंड आई डिड। और लेकिन मेहनत करके किया, ऐसा नहीं कि फ्लूक में हुआ। कहा कि साल भर मेहनत करो और बैठो। साल भर मेहनत किया और बैठा और आईपीएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हो गया। उसके बाद मैं हैप्पी नहीं था इस जॉब से। आई वांटेड टू क्विट। हमने कहा कि हमको तो निकाल ही दिया जाएगा। फिर वो मिले और उन्होंने बोला कि देखो, ऐसी चिंता मत करो, दोबारा बैठो, तुम आईपीएस में हो आ जाओगे। दोबारा बैठा, आईपीएस में आ गए।
तो ये आईपीएस में आने के पहले मेरी मुलाकात इस महात्मा से हुई, तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये महात्मा लोग जो अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्ध परम संत, परमहंस, ये महात्मा जो लोग होते हैं, सच में जो महात्मा होते हैं, वो भविष्य को भी देख लेते हैं, भूत भी उनको पता होता है और उनकी वाणी में बड़ी शक्ति होती है। तो ये कौन सी विद्या है, कौन सा ज्ञान है जिसके बल पर ये लोग 20 साल पहले घोषणा कर देते हैं कि तुमको ये होना है। तो मेरी अध्यात्म में रुचि उसी महात्मा से पैदा हुई। तो ये मेरे जीवन में मेरे परसेप्शन को, मेरी पर्सनालिटी को, मेरे बिलीफ सिस्टम को, मेरे वैल्यूज को बदलने वाला एक बहुत बड़ा अनुभव रहा उस महात्मा से, जिन्होंने अध्यात्म में, परम विद्या में मेरी रुचि पैदा की। और आईपीएस में आने के बाद अगर तुम पूछोगी तो वो घोर रजोगुण का समय था, रजोगुण का उत्कर्ष रहता ही है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में। तो मैं जब एक आईजी के रूप में एक जगह पदस्थापित था तिरहुत जोन में, तो वहां एक ऐसी लड़की की मैंने मदद की जिसको एक आवारा लड़का बड़ा परेशान करता था, और उसको मैंने मदद की, उसको मैंने बचाया, उस लड़के पर मुकदमा किया, नाम लेना उचित नहीं है। और उसके बाद उस लड़के ने इतनी मेरे खिलाफ साजिश रखी, इतने कंप्लेन किए, इतनी पॉलिटिक्स की, इतनी फेसबुक पर गालियां रखी, 10 साल तक मुझे इतना परेशान किया। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कुछ लोग जन्मजात दुष्ट क्यों होते हैं। तो मुझे इस सब चीजों का जवाब अध्यात्म मिलता गया कि आदमी आज जो भी है वो केवल इस जन्म के स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, परिस्थितियों के कारण नहीं है। ठीक है, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, आपका मतलब योर फैमिली बैकग्राउंड, योर सोशल बैकग्राउंड, योर कल्चरल बैकग्राउंड, योर रिलीजियस बैकग्राउंड, योर एकेडमिक बैकग्राउंड, ऑल दीज फैक्टर्स क्लब टुगेदर शेप योर पर्सनालिटी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हिंदू में एक है पास्ट लाइफ और लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट। तो बचपन में से ही कोई दुष्ट इसलिए होता है कि पास्ट लाइफ से ही उसका मन खराब हुआ होता है, रजोगुणी होता है। तो मैंने बाद में उसको क्षमा कर दिया। तो लेकिन मुझे एक सबक ये मिला कि आप चाहे जितने अच्छे हो, चाहे आप जितने ईमानदार हो, जितने सत्यनिष्ठ हो, जितने कर्मशील हो, जितने निष्पक्ष हो, जितने भी अच्छे आदमी हो, दुनिया में बुरे लोगों की भी एक बहुत बड़ी जमात है जो आपको गाली देंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे। इस सबसे आदमी को डिप्रेस नहीं होना चाहिए और स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, और निष्ठा के साथ, पायस मोटिव के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। लेकिन इस लड़के ने जो मुझे परेशान किया, इसने मेरे परसेप्शन में, पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया कि मैंने किसी से भी कोई अपेक्षा करना बंद कर दिया और ये मान लिया कि आप अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, इसलिए दुनिया के सारे लोग आपको अच्छा मानेंगे। ये सही नहीं। दुष्ट सबकी अपनी चेतना होती है, अपना परसेप्शन होता है, अपना विजन होता है, अपना स्वभाव होता है, अपना संस्कार होता है। तो सबके अपने अपने हिसाब से किसी को लोग जज करते हैं। तो अच्छे लोग भी सबको, राम को भी गाली देते हैं लोग, कृष्ण को भी गाली देते हैं, काली दुर्गा को भी, हनुमान जी को भी गाली देने वाले लोग हैं, और रावण की भी स्तुति, वंदना, पूजा करने वाले लोग हैं। तो इस घटना ने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। शुरू में तो बड़ा निगेटिव लगा, लेकिन बाद में मैंने इसको पॉजिटिव रूप में ही ले लिया कि इस आदमी ने जाने अनजाने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके, मुझे परेशान करके मेरे जीवन दर्शन को बदल दिया। और अब मैं निष्पक्ष हो करके और बिना किसी को शत्रु और मित्र माने हुए केवल भगवान की आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, और जो मेरा कॉन्शियस अलाउ करता है अच्छा काम करता है। बहुत बड़ी बात कही आपने। अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, सिवाय ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हर जगह लोग बैठे हैं आपको जज करने के लिए। तो महाराज जी, मैं आगे आपसे आपके पुलिसिंग करियर के बारे में पूछना चाहूंगी। आपका बिहार में जो आईपीएस का कार्यकाल था,
उस दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उनका समाधान कैसे निकाला? देखो, बिहार में 3 तरह की चुनौतियां हैं पुलिस के लिए। वो मेरे ही लिए नहीं, जो भी पुलिस में सबके लिए हैं। सबके काम करने के अलग-अलग तरीके हैं। हुँ, एक तो ऐसा है कि बिहार में जातिवाद से ग्रसित लोग इतने ज्यादा हैं, और अब तो बिहार में को कहे, अब तो पूरे देश में ही स्थिति हो गई है। लेकिन मैं बिहार मैंने सेवा दी है तो बिहार की बात करूंगा हुँ, कि अच्छे आदमी की कोई कीमत ही नहीं रही। मतलब एसपी आए तब, कलेक्टर आए तब, थानेदार आए तब, बीडीओ आए तब, मतलब लोगों को अपनी जात का थानेदार चाहिए, अपनी जात का बीडीओ चाहिए, अपनी जात का एसपी चाहिए, अपनी जात का कलेक्टर चाहिए, अपनी जात का विधायक चाहिए, अपनी जात का मंत्री चाहिए, अपनी जात का मुख्यमंत्री चाहिए। अपनी जात का आदमी घटिया से घटिया हो अच्छा लगता है, दूसरी जात का आदमी बढ़िया से बढ़िया हो पछता नहीं। इस मानसिकता, माने मानसिक बीमारी से बिहार के लोग इस कदर ग्रसित हैं कि जो निष्पक्ष आदमी है, अच्छा काम करने वाला ईमानदार आदमी, वो कभी-कभी बड़ा हताश हो जाता है कि मेरी ईमानदारी का, मेरी वफादारी का, मेरी कर्तव्य निष्ठा का, मेरे परिश्रम का पुरस्कार क्या है? तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पुरस्कार कुछ नहीं होता, आत्मसंतोष ही उसका पुरस्कार है, बाकी कुछ नहीं। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी ईमानदार हो, तो वो आपकी 2 कौड़ी की उसकी कीमत नहीं होती, जात की कीमत होती है। तो बहुत ऐसी चुनौतियां आती हैं, जातीय संघर्ष है, जातीय द्वेष है, पुलिस को सबसे निपटना होता है, जातीय हिंसाएं। अरे मैंने देखा है ऐसे ऐसे नरसंहार बिहार में हुए हैं जो किसी वार में होते हैं। जहानाबाद में, मध्य बिहार में मैं जब एसपी था, अरे एक एक ऐसे ऐसे जनसंहार में 50-50 लोग, 60-60 लोग मतलब काट दिए गए, गोलियों से भून दिए गए। 12 नरसंहार, सेनारी नरसंहार, बाथे नरसंहार, ऐसे ऐसे सैकड़ों नरसंहारों से एकदम पूरे मध्य बिहार की धरती लाल पड़ी हुई है। मतलब उनका इतिहास होगा तो बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही भयावह इतिहास है बिहार की धरती का। तो जातीय हिंसा से समाज को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती उन दिनों हुआ करती थी, आजकल ये बंद है। जातीय द्वेष है, नफरत है, जातीय हुई उस तरह की जनसंहार नरसंहार की घटनाएं भी नहीं होती। दूसरा था सांप्रदायिक, हिंदू मुस्लिम। तो इतने बड़े बड़े दंगे हुए हैं बिहार में, सीतामढ़ी का दंगा, भागलपुर का दंगा, नालंदा का दंगा। तो दंगों के लिए बहुत ही मतलब ये तो अब हर जगह ये समस्या हो गई है। तो उससे सांप्रदायिक तनाव से और सांप्रदायिक दंगों से समाज को बचाना है दूसरी बड़ी चुनौती। और तीसरा अपराध, मतलब वो जमाना हमने देखा है, खून, हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, मतलब एक तरह से व्यवसाय बन गया था। तो अपराध से समाज को बचाना, सांप्रदायिक आग में जलने से समाज को बचाना, जातीय द्वेष के कारण होने वाले नरसंहारों से समाज को बचाना, ये 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी। और उसमें जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो तो हैं ही। तो लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने गुरु की कृपा से, अपने इष्ट की कृपा से, जनता का प्यार और आशीर्वाद इतना मुझे मिला कि कई नक्सल जिलों में पदस्थापित में रहा। चाहे वो जहानाबाद हो, चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो हजारीबाग हो, चाहे वो चतरा हो, चाहे वो नालंदा हो, मैं जहां रहा वहां न कोई बड़ा नरसंहार हुआ, न कोई जातीय हिंसा हुई, इस तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हुई, और न कोई दंगे हुए। तो और अपराध पूरी तरह से नियंत्रण में रहा। तो ये 3 बड़ी चुनौतियां थी। और मैं कप्तान के रूप में 7-8 जिलों में रहा, फिर डीआईजी। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज पोस्टेड इन द फील्ड। फील्ड में मेरी पोस्टिंग रही, कभी किनारे संटिंग पोस्टिंग कभी नहीं हुई। तो हमेशा जीवन भर इन चुनौतियों से मैं जूझता रहा और सफलतापूर्वक जूझता रहा। सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा कि सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति में बिहार की सरकार ने मुझे अकेला हेलीकॉप्टर से उतार दिया, जाइए वहां एसपी हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, फोर्स है, सब कुछ है, लेकिन संभल नहीं रहा है। अकेले मैं गया और जनता का इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, मेरे जाते ही मामले शांत हो जाते थे। एक बार नहीं हुआ ऐसा, सैकड़ों बार हुआ होगा।
तो ये चुनौतियां हैं, अपराध की चुनौती, सांप्रदायिक सद्भाव की चुनौती, जातीय हिंसा समाज को बचाने की चुनौती सारे पुलिस अफसरों के पास थी। और इन चुनौतियों को झेलते हुए, इन चैलेंजेस को झेलते हुए जनता के आशीर्वाद से मैंने और भगवान की कृपा से मैंने बहुत सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। महाराज जी, आपने इतनी चुनौतियों का सामना किया और बहुत बखूबी किया, तभी आपको वहाँ की जनता का इतना प्यार मिला है। और आपको वहाँ की जनता बिहार का रॉबिन हुड भी बुलाती है। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये नाम आपको क्यों मिला? रॉबिन हुड, जी। देखो ये तो लोगों के कहने का तरीका है। मैंने अपने शुरुआत की चतरा, पहला जिला था जो नक्सल अफेक्टेड था। उसके बाद में दूसरी पोस्टिंग मेरी बेगूसराय में हो गई। तो बेगूसराय जिला उस समय अपराध के हिसाब से बिहार का सबसे टॉप जिला माना जाता था। मतलब इतनी ज्यादा अपराध की घटनाएं वहां होती थी, रंगदारी थी, लूट थी, हत्या थी, गैंगवार्स थे, किडनैपिंग थी, एक्सटॉर्शन था, सब तरह के अपराध वहां होते थे। तो वहां मेरी पदस्थापना 93 में हुई। तो वहां जाने के बाद मुझे लगता है साल भर के अंदर, ठीक से अगर मुझे स्मरण हो तो लगभग 50 के आसपास दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। ये वेस्ट के लिए, यहाँ के लिए, अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात होती थी कि साल भर में किसी जिले में लगभग 50 दुर्दांत अपराधी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाए। तो जितने भी अपहरण करने वाले, डकैती करने वाले, लूट करने वाले, बलात्कार करने वाले, एक्सटॉर्शन करने वाले और गैंगवार में मतलब खून खराबा करने वाले लोग थे, ऐसे चुन चुन के 50 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। और तो अपराधियों के प्रति मेरी बहुत सख्ती रहती थी और गरीबों के लिए हमेशा 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहते थे। 24 घंटा रिक्शा वाला, ठेला वाला, टमटम वाला, जूता सिलने वाला, रोड पर फेरी लगाने वाला, किसी को भी मुझसे मिलने के लिए किसी के रेफरेंस से आने की जरूरत नहीं थी। और कोई टाइम निश्चित नहीं था, जब मैं हूं तब आ जा। तो मेरे पास आ जाते थे, उनकी मैं मदद करता था। तो लोगों ने अपना भाव से, प्यार से तरह तरह के नाम दिए। कोई टाइगर बोलता था, कोई बाबा बोलता था, कोई रॉबिन हुड बोलता था। तो ये सब उनके अपने मन के भाव है, मैं इसको नहीं मानता। सिंघम नाम भी मिला है आपको? बिहार का सिंघम भी बुलाते हैं आपको? कोई सिंघम बोलता है, कोई बिहार का ट्रबल शूटर बोलता था, कोई रॉबिन हुड बोलता था। तो ये सब जनता के अलग अलग भाव है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने कोई अपना नाम अपने से तोड़े रखा। आपके बारे में डॉक्टर श्रुति दत्त ने एक किताब लिखी है, उसमें भी आपकी इसी व्यवहार की तारीफ की है कि आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। और कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान आपने सोनू सूद की काफी सहायता की थी बिहार के माइग्रेंट लेबरर्स को उनके घर वापस पहुंचाने में। सूद जी ने भी आपके बारे में लिखा है कि वो आपको जानते भी नहीं थे, पर आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल थे, आपने उनकी काफी सहायता की। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आपने किस तरह हेल्प की थी उनकी? पूरे बॉलीवुड में एक बड़ा ही ऐसा नाम है जिसने इतनी प्रतिष्ठा अर्जित की है जितना किसी दूसरे स्टार। पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा, होंगे जी। बाकी स्टार्स के बहुत दीवाने होंगे, फैंस होंगे, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। लेकिन जितनी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता जनसेवा के कारण सोनू सूद को मिली है, वैसा दूसरे किसी न राजनेता को मिली है और न किसी बॉलीवुड के स्टार को मिली। बिल्कुल। तो उस समय बिहार प्रदेश का मैं डीजीपी हुआ करता था। जब उनसे मेरा परिचय हुआ, मैंने देखा वो आदमी इतनी लगन के साथ, तो निस्वार्थ इतनी मदद करता है गरीब लोगों का, कोरोना में फंसे हुए लोगों का। तो मैंने उनके साथ मिल करके काम किया, हमारी अच्छी मित्रता भी हो गई। और श्रुति दत्त मैडम तो बहुत बड़ी मतलब एक तरह से इंटरनेशनल मोटिवेटर भी हैं, कोच भी हैं और बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है। उन्होंने ये किताब लिखी है, उसकी भूमिका भी सोनू सूद ने ही लिखी है। तो ये सोनू सूद के लिए मेरे हृदय में बड़ा बड़ा ही इज्जत का भाव है, बड़ा ही सम्मान का भाव है। तो सोनू सूद ने जो कोरोना में काम किया वो किसी बॉलीवुड के स्टार ने नहीं किया। तो मैं उनके प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखता कठिन दौर से हम गुजर रहे थे, उस समय उन्होंने काफी सहायता की सभी को कोविड रिलीफ के लिए।
तो अगला सवाल मेरा आपके फिर से आईपीएस कार्यकाल के दौरान का है महाराज जी। आपने अपने करियर में बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस आपने देखे होंगे, हैंडल किए होंगे। उनमें से एक केस सुशांत सिंह राजपूत का भी है। आज भी सोच के होता है कि इतने टैलेंटेड एक्टर हमारे साथ नहीं हैं। और उस वक्त आपकी टीम ये इन्वेस्टिगेशन लीड कर रही थी और हमने जैसा सुना है कि काफी दिक्कतें आई थी उन्हें केस के इन्वेस्टिगेशन में। तो अगर आज आपको फिर से मौका मिले ये केस लीड करने का, तो क्या आप कोई और डिफरेंट अप्रोच लेते उस केस की अब आपको मैं बता देता हूँ सुशांत वाला मामला का, मतलब 2 मिनट में मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखो, ये सुशांत की मौत हुई या सुशांत ने आत्महत्या की, दिस इज स्टिल ए मिस्ट्री, नोबडी नोज एक्चुअली, मैंने फैक्ट हैव नॉट कम येट। अब लेकिन एक बात है कि सुशांत के इस दुनिया से चले जाने के 20 दिन के अंदर ही सुशांत न्यूज से बाहर हो गए थे, मुंबई में भी और पूरे देश में तो कोई समाचार ही नहीं था। अब सुशांत से जुड़े हुए जो लोग जानते थे वो यही जानते थे सुशांत ने आत्महत्या कर ली। इट वाज नॉट ए न्यूज, मेजर न्यूज इन इंडियन मीडिया। 20 दिन के बाद जब उनके मेरे पिता से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा इसमें कुछ फाउल प्ले लगता है, बहुत मतलब पहले तो मैं सबसे पहले मुझे पता चला जिस दिन सुशांत की ये घटना हुई, तो मैं उनके पिता से मिलने गया, वो पटना में थे, काफी रो रहे थे। और उसके बाद मैंने वहां के पुलिस कमिश्नर को फोन किया कि भाई कैसे इसकी घटना हुई, क्या। आई वांटेड टू नो द डिटेल्स बट द मुंबई पुलिस कमिश्नर डिडंट रिस्पॉन्ड टू माय फोन। आई सेंट हिम मैसेजेस, several messages also, but he didn't respond. Then what I did, I tried to contact some other police officers also in Mumbai, but nobody came into my contact. Then I wanted to talk to the then DGP Maharashtra, but he also didn't respond to my phone. Then I contacted my counterpart here in, my home commissioner, who was my batchmate in Bihar. हमने कहा भाई आप अपने काउंटर पार्ट से महाराष्ट्र में बात करिए, लेकिन वो भी ट्राई किए, उनसे भी महाराष्ट्र का कोई पदाधिकारी बात नहीं किया। तो उसके बाद में सुशांत के पिता हमसे मिले, उन्होंने इसमें फाउल प्ले बताया। उनके आधार पर मैंने बिहार के थाने में एफआईआर दर्ज किया, मैंने बिहार। तो जब मैंने एफआईआर दर्ज किया, देन इट बिकेम ए न्यूज इन इंडिया। तो जब एफआईआर आप कर देते हो तो आपको उसको लॉजिकल एंड तक ले जाना ही पड़ेगा। तो आई सेंट अ टीम ऑफ ऑफिसर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन टू मुंबई, a team of 4 officers, and Mumbai police really didn't behave with them well. तो उनको न हेल्प दिया, न कॉपरेशन दिया, न इन्वेस्टिगेशन करने दिया। Then I sent one IPS officer, senior IPS officer for liasoning, better liasoning. He will go and meet the police commissioner, and if need be, he will meet the DGP of Maharashtra, और मिलजुल करके थोड़ा केस को इन्वेस्टिगेशन में मदद होगी। लेकिन उसको लेकर के महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कमिश्नर के लोगों ने उसको क्वारंटाइन कर दिया, तो उसको घूमने ही नहीं दिया, उसको इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं दिया। उसके बाद में टसल एक्चुअली स्टार्टेड, देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट मुंबई पुलिस, और बहुत ही पूरे देश ने देखा क्या हुआ। मैं अकेला इधर से लड़ रहा हूँ और उधर से वहां के पॉलिटिकल लोग आकर के मीडिया में मेरा विरोध कर रहे हैं। ऑल दो थिंग्स हैपेंड, अल्टीमेटली द केस वेंट टू द सीबीआई। मैंने ही अपने चीफ मिनिस्टर को अनुरोध किया कि सीबीआई को दे दिया जाए। सीबीआई को गया केस, और तब से सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हमें तो इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिला ही नहीं, फैक्ट यही है। मिला होता तो क्या होता, गॉड नोज। लेकिन अब सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेट अस होप कि ट्रूथ विल कम। जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं महाराज जी, और मैं जानना चाहूंगी ऑपरेशन फ्लश आउट के बारे में। हमने काफी सुना है कि इस वक्त इस ऑपरेशन के दौरान आपने नए और क्रिएटिव तरीके निकाले थे क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या हमें कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? फ्लश आउट एक ऐसा ऑपरेशन था जो अपराधियों को जिले से बाहर करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, और अगर ऐसा संजोग बने तो उनके साथ मुठभेड़ करने के लिए ये चलाया गया था 93-94 में।
बेगूसराय में। और इसी ऑपरेशन फ्लश आउट के दौरान लगभग 50 अपराधी मारे गए थे, हजारों की संख्या में गिरफ्तार हुए थे, हजारों ने न्यायालय में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया था और जेल से बाहर नहीं आना चाहते थे, इतना उनको भय हो गया था। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत किया गया। सैकड़ों गांवों में मैंने जाकर के मीटिंग की, युवाओं को संगठित किया, जनता को संबोधित किया, गांव-गांव मीटिंग करके कहा कि बताओ आप शांति चाहते हो या अशांति चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके जिले में चौक चौराहे पर गोलियां चलें, बम फूटें, लोगों का अपहरण हो, किडनैपिंग हो, एक्सटॉर्शन हो, हत्या हो, लूट हो, डकैती हो। लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि नहीं, तो क्या चाहते हो? शांति। तो हमने कहा शांति चाहते हो तो शांति के लिए संघर्ष करो। महाराज क्या करना होगा? हमने कहा कुछ नहीं करना होगा, अपराधियों के बारे में केवल सूचना देनी होगी, आपका नाम गोपनीय रहेगा। और लोगों ने सूचना देनी शुरू की और धड़ाधड़ अपराधियों की गिरफ्तारी शुरू हुई और मुठभेड़ें शुरू हुई। और मैं आपको बंदा बता दूं, आज इस घटना को 30 वर्ष हो गए होंगे, ज्यादा ही हो गए होंगे। अब 93-94 की बात है, तो जोड़ लो कितना दिन हुआ कि जो जितनी मुठभेड़ें हुई 48, 49, 50, आज की तिथि तक किसी को वहां ये नहीं पता है कि कौन मेरा मुखबिर था, किसकी सूचना पर कौन अपराधी की गिरफ्तारी हुई और किसकी सूचना पर किस अपराधी के साथ मुठभेड़ हुआ, किसी को नहीं पता। तो इतनी विश्वसनीयता बढ़ गई थी पुलिस की कि लोग खुलेआम आकर के सूचना देते थे, बताते थे। तो ये जो सफलता बेगूसराय में मिली, ये मेरी नहीं थी, वहां की जनता की। वहां की जनता ने ऑपरेशन चलाया, मैं तो केवल उनका लीडर था, उनका प्रतिनिधि था। वहां के जनता ने सूचनाएं दी, वहां के जनता ने ये सब कुछ किया, तो क्रेडिट भी वहां की जनता को जाता। जनता को पूरा भरोसा था आप पर और आपकी टीम पर कि आप गोपनीयता बनाए रखेंगे, तभी जनता का इतना सपोर्ट मिला और सक्सेसफुल रहा ये मिशन। तो मैं आगे जानना चाहूंगी महाराज जी, 2015 में बिहार में अल्कोहल को बैन किया गया था और इसके लिए आपने पूरे बिहार में ट्रैवल करके कैंपेनिंग की थी अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ये कैंपेन्स आपने कैसे ऑर्गेनाइज किए थे? देखो, इसके लिए सरकार की तरफ से कोई बजट नहीं था, कोई सुविधा नहीं दी गई थी। लेकिन मैंने 30 वर्ष तक जो बिहार के लोगों की, 35 वर्ष के लोगों की सेवा की और बिहार के अलग अलग जिलों में मैंने जो काम किया, उनका गुडविल जो मेरे साथ था, उसी के भरोसे ये हुआ। मैं केवल सूचना देता था। मैंने सैकड़ों सैकड़ों सभाएं की, हर जिले में सभाएं की, मतलब जिलों के अनुमंडल मुख्यालयों में सभाएं की और उससे भी छोटी छोटी जगहों पर सभाएं की। और जहां भी मैं सूचना दे देता था कि यहाँ मैं शराब बंदी के समर्थन में जनसभा करने आ रहा हूँ, वहां सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध सब पहुंचते थे और मेरी बात सुनते थे। तो मैं शराबबंदी के समर्थन में अभियान इसलिए चला रहा था, पूरे 1 वर्ष तक मैंने चलाया। डीजीपी होने के पहले उस समय डीजीपी बिहार मिलिट्री पुलिस था, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं कि शराब के सेवन से आदमी का नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, आध्यात्मिक पतन होता है, उसकी चेतना में गिरावट आती है और आदमी की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। तो इसलिए मैं बहुत हृदय से इस मूवमेंट से जुड़ा हूँ। आज भी मैं अपनी कथाओं में भी इसका विरोध करता हूँ, शराब पीने का, नशा का। तो मैंने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया और नौजवान, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुष, बाल बच्चे सब मेरे इस आंदोलन में हिस्सेदार बने और सबने मुझे पूरा समर्थन दिया। और आज भी मैं मानता हूं कि पिछले अगर 30, 40, 50 वर्षों में बिहार सरकार के सारे कामों की समीक्षा की जाए, तो एक काम जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो यही है कि बिहार में शराबबंदी का कानून बिहार सरकार ने पास किया। ये बात अलग है कि उतना सफल नहीं हो सका, उसके कई कारण। आप कारण के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सफल क्यों नहीं हो पाया अभियान? मैं तो मंच से भी, पब्लिक मंच से भी बोल चुका हूँ इस विषय में। मैंने देखा कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, वही एक हृदय से ईमानदार थे। मतलब वो चाहते थे कि शराबबंदी का कानून सख्ती से लागू हो जाए, लेकिन
वहां के बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने उनका हृदय से सहयोग नहीं किया, वहां के प्रशासन ने उनका हृदय से सहयोग नहीं किया, हमारे पुलिस विभाग के लोगों ने हृदय से सहयोग नहीं किया, और एक ऐसा नेक्सस बन गया पुलिस का, अवैध शराब के धंधा करने वालों का, कि जिसमें वो चाह करके भी न कुछ कर सके, मैं भी चाह करके मैं कुछ नहीं कर सका। ऊपर से चारों तरफ शराब बंद, लेकिन भीतर भीतर शराब का धंधा चालू था, चालू है और चालू ही रहेगा, हमको लगता है। अच्छा। ये सिस्टम फेल्योर का मामला है। अब मेरा अगला सवाल सिर्फ मेरे ही दिमाग में नहीं, पर काफी लोग के दिमाग में ये सवाल होगा कि आपने पुलिस की सेवा छोड़कर आपने राजनीति ज्वाइन किया और फिर सब कुछ छोड़ कर आप सनातन धर्म की सेवा में लग गए, तो ऐसा निर्णय क्यों महाराज जी? देखो, ऐसा है वरना कि मैं पुलिस की सेवा तो किया 35 साल, उसके बाद मेरी सेवानिवृत्ति नजदीक थी, तो मैं जनता से इतना जुड़ा हुआ था कि मैं सोचता था कि सेवानिवृत्ति के बाद मैं क्या करूंगा, तो मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि एज ए ब्यूरोक्रेट तो आपके बहुत पेशेंस होते हैं, आप चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, एक मर्यादा है, एक सीमा है, उस सीमा के भीतर, उस परिधि के भीतर आपको काम करना है, आपके हाथ बड़े बंधे हुए होते हैं। तो राजनीति एक खुला प्लेटफॉर्म है जहां से सेवा का बड़ा काम हो सकता है, बड़ा प्लेटफॉर्म है सेवा का वो। तो मैं एक मॉडल खड़ा करना चाहता था, विधायक कैसा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, सांसद कैसा होना चाहिए, जो गरीबों की सुने, गरीबों को मैं चाहता था कि जनप्रतिनिधि होकर के मैं गरीबों, जो शोषित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं, उनके घर जाऊं, उनके झोपड़ी में उनके साथ बैठूं, उनके साथ बैठकर रोटी नमक खाऊं, उनका दुख दर्द नोट करूं और सरकार तक पहुंचाऊं। तो एक मॉडल खड़ा करूं कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, पूरे देश में उसकी चर्चा हो और जनता बोले अपने अपने जनप्रतिनिधियों को कि हमको ऐसा ही जनप्रतिनिधि चाहिए, ऐसे बनो, तो एक दबाव उन पर पड़े। तो ये मेरा विजन था, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तो प्रदेश का डीजीपी था, तो मेरे पास तो ऐश्वर्य बहुत था, पावर सब कुछ था, विधायक के पास तो कुछ नहीं होता उस तरह से। तो उसके लिए, लेकिन किसी कारण से वो मुझे सफलता नहीं मिली, और सफलता इसलिए नहीं मिली कि राजनीति में जितना दांव पेच झूठ संच प्रपंच है वो सब मेरे पास था नहीं और है भी नहीं। तो मुझे तुरंत महसूस हुआ कि राजनीति में जिन जिन जिस तरह के गुणों की आवश्यकता है, विशिष्टताओं की आवश्यकता है, वो मुझ में है नहीं, कभी मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं तुरंत पीछे मुड़ गया और तुरंत मैंने अपने जीवन को आध्यात्मिक मोड़ दिया, क्योंकि एक संत ने बचपन में ही मेरे हृदय में अध्यात्म के बीज डाल दिए थे। तो उस बीज जो पड़ा था उसको मैंने सींचना शुरू किया और उसमें से ना पौधा निकलना शुरू हुआ, वही अब वृक्ष बन गया है। सनातन की सेवा में मैंने संपूर्ण जीवन को लगा दिया है। अब मुझे कोई चाह नहीं, कोई मटेरियल भौतिक उपलब्धि की चाह नहीं। मुझे न पैसा चाहिए, न प्रतीक्षा चाहिए, न नाम चाहिए, न जस चाहिए, न मुझे पद चाहिए, न मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल चाहता हूँ सनातन फूले फले, पूरी दुनिया में सनातन धर्म ध्वजा लहराए, प्रेम शांति भाईचारा उदारता, ये जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये सनातन के जो संदेश हैं ये पूरी दुनिया में फैले, यही मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा संदेश फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया काफी देशों में भ्रमण करते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सनातन धर्म के बारे में? मैं यही बताता हूँ सब लोगों को कि देखो, ये सनातन जो धर्म है, यही पहला और यही अंतिम धर्म है। बाकी मजहब हैं और सबका सम्मान है, हमको कोई ये नहीं है, लेकिन प्रेम का संदेश देता है सद्भावना का संदेश देता है सनातन, अहिंसा का, नॉन वायलेंस का संदेश देता है सनातन, वसुधैव कुटुंबकम का, पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ लो, पूरी दुनिया का दर्शन पढ़ लो, और जितने अपने को धर्म कहते हैं सब धर्मों में देख लो, किसी धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा ही नहीं है। पूरी पृथ्वी ही अपनी है और पृथ्वी में जितने लोग हैं सब हमारे हैं, ये अवधारणा और किसी में नहीं है, केवल सनातन में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सबका कल्याण हो। मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा
ये दर्शन केवल सनातन के पास है। चाहे अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, जापानी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे मनुष्य ही क्या, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, 84 लाख ब्रह्मा की सृष्टि में जीव हैं, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, मां कचित दुख भाग भवेत, किसी को कोई दुख ना हो। तो ये इतना उदार है सनातन। सनातन प्रेम का नाम है, सनातन सद्भाव का नाम है, सनातन अहिंसा का नाम है, सनातन विश्व बंधुत्व का नाम है, सनातन तो प्रेम का समंदर है। सनातन घृणा नहीं सिखाता, सनातन नफरत नहीं सिखाता, सनातन हिंसा नहीं सिखाता, सनातन आपस में एक दूसरे को लड़ने नहीं सिखाता, बल्कि सबको गले लगाना सिखाता है। इसी सनातन का प्रचार मैं पूरी दुनिया में करता हूं। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा संदेश फैला रहे हैं आप पूरी दुनिया में। इसकी बहुत जरूरत है दुनिया में लोगों को, महाराज जी। मैं एक कुछ और भी पूछना चाहूंगी कि जब आपने आध्यात्मिक जीवन में आने का निर्णय लिया, तब आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उनका पूरा सहयोग मिला? यही इसी मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ। देखो, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, कोई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इतना हाई प्रोफाइल जॉब, देखो एक साल में 100-150 आईपीएस आते हैं, 100-150 आईएएस आते हैं। तो हमारे जमाने तो 100 से भी कम आते थे। उसमें से कोई 10-5 आदमी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, प्रदेश का डीजी, सब आईपीएस डीजीपी नहीं बन जाते, न सब आईएएस चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं या कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो उसमें से 100 में से 10-15 किसी को ये सौभाग्य मिलता है स्टेट का चीफ होने का, पुलिस चीफ होने का, या वैसे ही 10-15 आदमी को ये अवसर मिलता है चीफ सेक्रेटरी, या 1-2% को कैबिनेट सेक्रेटरी होने का। तो इतने एलीट जॉब से अचानक कोई भगवा धारण करके और घर परिवार छोड़ करके निकल जाए, तो इसको पचाना तो परिवार के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ, किसी ने मेरा विरोध नहीं किया, सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद है, तभी मैं ये काम कर पा रहा हूँ। क्या बात है, आपको परिवार का पूरा सहयोग मिला। बहुत ही खुशी की बात है ये। तो महाराज जी, आप भागवत गीता और रामायण का काफी पाठ करते हैं और लोगों को भी सुनाते हैं, कथा वाचन करते हैं। उस कथा की सीख के आधार पर आप आज के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, जो लोग रिलेशनशिप इश्यूज या फिर स्ट्रेस हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? तो ये बहुत आसान बात है, स्क्रिप्चर्स में बहुत विस्तार से दिया हुआ है। मैं ज्यादा गहराई में बहुत गंभीर बातें नहीं कर रहा था कि आपके दर्शक जो होंगे वो घबरा न जाएं, उब न जाएं। देखो, रिलेशनशिप इश्यूज क्या, देखो आदमी के पास, हमारे स्क्रिप्चर के आधार पर सारी बात बोल रहा हूँ, समझ। देखो, दिस इज आवर आउटर पर्सनालिटी, somebody is black, somebody is white, somebody is short, somebody is long, somebody is fat, somebody is thin, this is our outer personality, ये हमारा बाह्य व्यक्तित्व है। दिस इज नॉट रियल यू, दिस इज नॉट योर रियल पर्सनालिटी। तो रियल पर्सनालिटी क्या है? इस आउटर पर्सनालिटी के भीतर भी एक पर्सनालिटी है, उसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। ये दर्शन की भाषा है। माइंड, इंटेलेक्ट, कॉन्शियसनेस एंड ईगो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। तो आपके माइंड की क्वालिटी क्या है, आपके इंटेलेक्ट की क्वालिटी क्या है? देखो, वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर blessed with two subtle machines which are fitted inside. Two subtle machines, one is mind, one is intellect. So what is the quality of your mind, what is the quality of intellect? That is real you. ये बहुत सुंदर दिखने वाली एक लड़की या बहुत सुंदर हैंडसम दिखने वाला एक पुरुष भीतर से बहुत खराब भी हो सकता है, और एकदम एवरेज दिखने वाली कोई स्त्री या एवरेज से भी बिलो एवरेज दिखने वाली कोई स्त्री या पुरुष भीतर से बहुत खूबसूरत भी हो सकता है। तो भीतर आपके माइंड की क्वालिटी क्या है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये माइंड जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए। माइंड और इंटेलेक्ट में अंतर समझना चाहिए, तभी आप ह्यूमन रिलेशंस को समझ सकते हैं। माइंड इज जस्ट फीलिंग, इमोशंस ना। माइंड इज ए बंडल ऑफ थॉट्स, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, थॉट्स चलते रहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव,
or your emotions, positive emotions like love, kindness, whatever, negative emotions, hatred, jealousy, etc., etc. All these positive emotions and negative emotions lives in your mind. Mind harbors all these positive and negative emotions. और एक क्वालिटी है माइंड डिजायर्स, दूसरी क्वालिटी है माइंड रैम्बल्स. इट इज नेवर स्टैटिक, या तो पास्ट में या फ्यूचर में. तो ये माइंड जो है, ये इसको समझने की जरूरत है. तो जो हमारा मन करे वो हम नहीं कर सकते. देखो 3 तरह के स्पीसीज हैं, प्लांट, एनिमल एंड बर्ड्स. उसको एनिमल में गिन लो. तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स. Plants have only body, no mind, no intellect. Animals have mind, body, little bit of intellect. आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, बस बच्चे पैदा करेंगे, अपने भोजन की व्यवस्था करेंगे, इससे ज्यादा उनके पास इंटेलेक्ट नहीं. माइंड एंड बॉडी ऑफ कोर्स दे है. ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा है, उसके पास बॉडी भी है, माइंड भी है, इंटेलेक्ट भी है. तो मन जो कहे वो नहीं कर सकते. मन जो करे मैंने वो नहीं कर सकते. उसके बहुत रिस्ट्रिक्शन है. शास्त्र है, लोक मर्यादा है, परंपरा है, ट्रेडिशंस हैं, लॉज हैं. तो आपको मन करे, किसी पर गुस्सा है, आपका मन करता है किसका कत्ल कर दें. किसी ने आपकी 75-80 साल की बूढ़ी माँ को ह्यूमिलिएट किया, गाली दिया, पीट दिया, आपका मन करता है इसको गोली मार दें, बट यू कांट डू दिस. जैसे आप करोगे, मन ने कहा कि इसका कत्ल कर दें, करोगे तो देन यू विल एंड अप इन जेल जाओगे, आपको फांसी हो जाएगी. देन आपका इंटेलेक्ट है. इंटेलेक्ट इज डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी ऑफ माइंड. इट जजेज, एनालाइजेज, देन टेक्स डिसीजन. तो डिसीजन टेकिंग जो पार्ट है माइंड का, उसी को कहते हैं इंटेलेक्ट. मन करता है कि गोली मार दूं, लेकिन भीतर से कोई रोकता है, डोंट डू, यू विल गो टू जेल, यू विल बी हैंग, डोंट डू दिस. ये जो रोकता है ना, उसी का नाम है इंटेलेक्ट. तो माइंड ऑफ कोर्स इज देयर, बट दिस इंटेलेक्ट इज देयर टू गवर्न योर माइंड. ये इंटेलेक्ट माइंड को गवर्न करने के लिए. अब पति से झगड़ा हो गया, अब 1 मिनट के लिए तो मन में आया कि तुरंत अभी इसी मोमेंट आई विल डिवोर्स, लेकिन तब आपका इंटेलेक्ट कहता है नहीं नहीं नहीं, आई मस्ट गिव सम मोर चांस टू हिम. ठीक है, वो भी गुस्से में होगा. बोल, ये इंटेलेक्ट, अगर इफ यू आर लैकिंग दिस इंटेलेक्ट, अगर आपका इंटेलेक्ट पुअर है और इमोशंस ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमेशा यू विल टेक रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ. सपोज यू आर ए डायबिटिक पर्सन, your medication is not, doctor says, look man, you are diabetic, your medication is not working, don't eat sweets, don't eat candies, and you are passing through, suppose some town here, by road, and there is a candy shop. What your mind says? Your mind says, stop the car, go and have candy. But your intellect says, no, no, I am diabetic, my medication is not working, and doctor has advised me not to take sweets. No, so what you will do? Answer could be, could vary. If your mind is stronger than your intellect, then you will stop the car, go buy candy and have it. If your intellect is more powerful, stronger than your mind, then you will ignore mind's choice. You will say, no, 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 this is not done. आप चले जाओगे. तो उसी तरह से ह्यूमन रिलेशंस में अगर आपका इंटेलेक्ट मजबूत नहीं है, इफ यू जस्ट गो बाय योर इमोशंस, यू विल बी ऑलवेज ए लूजर. तो हमेशा अपने इंटेलेक्ट से डिसीजन लेना है. अब ये माइंड का, इंटेलेक्ट का अलग अलग क्वालिटी है. योर इंटेलेक्ट कुड बी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुणी हो सकता है. योर माइंड एंड इंटेलेक्ट कुड बी इन मोड ऑफ एक्शन, रजोगुणी हो सकता है. योर इंटेलेक्ट एंड माइंड कुड बी इन मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुणी हो सकता है. बुद्धि खराब भी होती है आदमी की,
बुद्धि अच्छी भी होती है आदमी की। बुद्धि अगर खराब है, खराब डिसीजन होंगे। बुद्धि अच्छी है तो अच्छी डिसीजन होंगे। तो बुद्धि के ये हैं, बुद्धि अगर मोड ऑफ इग्नोरेंस में है या मोड ऑफ एक्शन में है, तो बस आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड फियरिंग, इसी में जीवन है। खाओ पियो, मैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो कहते हैं ना कि जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमन आगमनम कुतः। जब तक हो खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद कौन जानता है कौन। ये तो पशुवत है ना। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल इफ यू आर एट दिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। खाओ पियो में बस जिंदगी कट जाती है। तो हम लोगों का तो ऐसे ही है ना, अधिकांश लोगों का। बट अगर आप मोड ऑफ गुडनेस में हैं, सतोगुण में हैं, तो यहां पर आपके मन में हायर इंस्पिरेशंस, हायर एम्बिशंस, देन यू स्टार्ट थिंकिंग हु एम आई, कहां से आया हूं, कहां जाना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये सब ये सवाल आते हैं। तो जिस स्टेज में हैं, चेतना के जिस स्तर पर हैं, वैसे ही डिसीजन होगा। तो अगर चेतना के सबसे निचले स्तर पर हैं तमोगुणी, सारे जीवन में गलत डिसीजन होंगे। रजोगुणी चेतना के स्तर पर है, तब भी जीवन में गलत डिसीजन होंगे। इसलिए अपने चेतना के स्तर को बढ़ाना है, अपने इंटेलेक्ट को इम्प्रूव करना है, स्ट्रांग बनाना है। तो इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। खाली दारू शराब पीते रहिए, मांस खाते रहिए, रुपया कमाते रहिए और बच्चा पैदा करते रहिए और नाम जस रुपया के पीछे दौड़ते दौड़ते मर जाइए, ये जिंदगी नहीं है। सनातन कहता है कि ना, यू आर नॉट दिस फिजिकल बॉडी, यू आर समथिंग मोर देन दैट। ये पहला लेयर है फिजिकल बॉडी विच कैन बी सीन। उसके नीचे एक और शरीर है, अंतःकरण चतुष्टय, माइंड, इंटेलेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट कैनॉट बी सीन बट इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मन को देख, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बनना ना आपके शरीर के 1,00,000 टुकड़े कर दे तो इसमें से मन, हार्ट निकाल देगा, किडनी निकाल देगा, ब्रेन निकाल देगा, ये है, देख लो। लेकिन कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा नहीं है कि काट करके इसमें से बुद्धि निकाल के दिखा दे, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा मन। लेकिन है, हम अनुभव से जानते हैं कि मन है। मन कभी उदास होता है, मन कभी खुश होता है, मन कभी पकौड़े खाने का करता है, मन कभी जलेबी खाने का करता है, मन कभी किसी को प्यार करने का करता है, मन किसी से नफरत करता है। हम अपने अनुभव से जानते हैं, दिखाई भले ना पड़े लेकिन है। और डिसीजन हम रॉन्ग राइट कुछ भी लो, वो डिसीजन लेने वाली जो फैकल्टी ऑफ माइंड है उसी का नाम बुद्धि है। हम अपने अनुभव से जानते हैं, हमारे पास मन भी है, हमारे पास बुद्धि भी है। इट कैनॉट बी सीन बिकॉज इट इज सटल। लेकिन इससे भी सटल चीज एक और है, तीसरा, जिसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे तो बहुत बोझिल हो जाएगा, इसलिए हम बहुत हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। उससे भी एक सटल चीज है भीतर, उसका नाम है सोल। तो ये सोल, इस सोल को जानना यही अध्यात्म है। सनातन में इस सोल पर चिंता है। और बाकी तो सोल अपना ये बदलते रहती है शरीर। हम कभी बिल्ली, कुत्ता, सुअर, सांप, 84 लाख योनियों में सब में घूम चुके हैं। हम कभी सांप भी थे, छुछुन्नर भी थे, मच्छर भी थे, मक्खी भी थे, कैट भी थे, रैट भी थे, लायन भी थे, सब शरीर में हम हो चुके हैं। आज इस ह्यूमन फॉर्म में आए। दूसरे जो रिलीजन्स हैं, आई वोंट नेम देम, वो लाइफ आफ्टर डेथ या पास्ट लाइफ में विश्वास ही नहीं करते। तो जब लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास नहीं करोगे तो बात ही खत्म। यही एक जीवन है, तो फिर तो खाओ पियो मौज करो। तो सनातन में दूसरे धर्मों में यही फर्क है। हम डरते हैं इसलिए कि हम ये मानते हैं कि ये हमारा ना अंतिम जीवन है, ना मतलब हमने जो पीछे किया है वो हम इस समय भोग रहे हैं, अभी जो करेंगे आगे भोगना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप में यही बात समझनी है वंदना, कि it is true that we all are part of the same supreme consciousness. We all are children of God.
whether you are Hindu or Muslim, Sikh, Isai, American, African, Canadian, whatever, irrespective of caste, creed, nationality, and sex, we all are children of the same God. This is true. But one more thing is true, that despite of being our source being the same, we are different, essentially different from each other. हम एक ही पिता की संतान हैं, लेकिन हम एसेंशियली डिफरेंट भी हैं एक दूसरे से। कैसे? अपने कर्मों के कारण, अपने अलग अलग स्वभाव, अपने अलग अलग संस्कार हमारे हैं, हमारी अलग पर्सनालिटी है, हमारा बिलीफ सिस्टम अलग है, हमारे वैल्यूज अलग हैं। तो अलग अलग यात्रा हमारी रही है, अलग अलग करोड़ों करोड़ों जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं उसी से हमारा मन बना है। हम आज अच्छे हैं तो, बुरे हैं तो, साधु हैं तो, चोर हैं तो, हम अचानक नहीं हुए, केवल इसी जन्म से नहीं हुए। इस जन्म में एक ही माँ बाप के 4 बेटे होते हैं, एक डकैत बन जाता है, एक साधु बन जाता है। Family background is the same, social background is the same, academic background is the same, religious background is the same, cultural background is the same. They are children of same parent. Everything is the same. But 4 children, they are 4 different kind of personalities. Why? Because of their past sanskaras. किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को मैथ में इंटरेस्ट है, किसी को चोरी में इंटरेस्ट है, किसी को साधु में बनने में इंटरेस्ट है। तो नेचर से डिफरेंट है। दिस एक्सप्लेन्स कि देयर हैज बीन ए प्रीवियस लाइफ आल्सो। उसी के चलते ये बचपन से अलग अलग। तो हम अपने अनंत अनंत जन्मों में जो इंडिपेंडेंट यात्रा किए हैं और जैसे जैसे कर्म किए हैं, वैसे वैसे हमारा मन, स्वभाव, संस्कार बना है। तो दुनिया में एक भी कोई पति पत्नी नहीं मिलेगा जो एक विषय पर एक तरह से सोचे। कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। But it is impossible. This is against the principle of Sanatan, that 2 different persons will think on any issue in a similar way. They can't, and they can't respond in similar situation in similar way. That is also not possible because of their difference in their perception, their personality. तो ये चीज अगर जिस दिन हम समझ लेंगे कि हमारी ठीक है पत्नी है, ठीक है मेरा पुत्र है, ठीक है मेरी बेटी है, ठीक है मेरा मित्र है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट सोल है, इसकी जीवन यात्रा अनंत वर्षों से अकेली चली आ रही है। इसका माइंड, इसका इंटेलेक्ट, इसका स्वभाव, इसका संस्कार हमसे बिल्कुल अलग है। तो हर चीज पर हमारे साथ उसकी सहमति बने जरूरी नहीं है। तो परिवार चलाने के लिए, व्यवस्था एक बनाए रखने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं ताकि ये जीवन यात्रा चल जाए। जितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे उतना स्मूथली ये चलेगा, और ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो टूट जाएगा। कोई पत्नी ठीक वैसे ही नहीं सोच सकती जैसे पति सोचता है, कोई पति वैसे नहीं सोच सकता जैसे पत्नी सोचती है। बाप बेटे में भी यही बात है और हर रिलेशनशिप में ही बात। तो ह्यूमन रिलेशनशिप को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने को समझें। हम बॉडी नहीं है, हम केवल माइंड भी नहीं है, इंटेलेक्ट भी नहीं है, बिकॉज माइंड इज डिफरेंट। My wife's mind is different, her intellect is different, her ego is different, everything is different, अंतःकरण is different। क्योंकि ये अंतःकरण बना है कर्मों से, उसके अपने कर्म से उसका अपना अंतःकरण बना है, उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बना है, वो डिफरेंट है। बट उससे डीप अगर जाओ तो सोल के लेवल पर हम सब एक हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सेम सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो इस चीज को जो बहुत गहराई से समझ जाता है उसका जीवन स्मूथ चलता है। इवन वाइफ इज शाउटिंग एट मी, आई विल कीप ऑन स्माइलिंग, ठीक है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको बहुत डीपली सोचने से, समझने से ही होता है। आई होप आई एम क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात कही आपने महाराज जी। अगर हर कोई इस तरह से डीपली सोचे तो फिर लोगों में कभी कोई प्रॉब्लम्स ही ना आए, सारी प्रॉब्लम्स का हल मिल जाए लोगों को। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके ऐसे विचार शेयर करने के लिए। थैंक यू वन्ना, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, कीप इन टच। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय श्रीमन्नारायण। श्री जीवर स्वामी जी महाराज की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम।
तो महाराज जी, मैं कुछ और सवाल पूछना चाहूंगी आपसे चलने से पहले। आपकी जीवन यात्रा इतनी अनोखी रही है। आप दुनिया में किस नाम से याद किए जाना चाहते हैं, कि लोग आपको कैसे याद करें? देखो, मैं याद करना, ये सब रजोगुण के उत्कर्ष में सब होता है। हमारा नाम हो, हमारा जस हो, हमारा फेम हो। देखो, लोग मंदिरों में जाते हैं, 50,000 रुपया डोनेट करते हैं संगमरमर पर, अपना नाम लिखवा करके आते हैं कि हमने ये दान किया। जी। मैं तो ये इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में एक धूल के कण के बराबर भी नहीं। मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि मुझे भगवान के एक भक्त के रूप में स्मरण किया जाए, और भगवान के चरणों की धूल के रूप में स्मरण किया जाए, संतों के सेवक के रूप में मुझे याद किया जाए। इससे ज्यादा कुछ बहुत सुंदर। तो चलते चलते महाराज जी, हमारे गुड वाइब शो के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जीवन क्षणिक है। सनातन का ये संदेश है, मेरा संदेश नहीं है। हम्म। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आप अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे भारत में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर आपके अकाउंट्स में हो, और पूल ऑफ कार्स हो आपके, एक नहीं सैकड़ों कोठी बंगले हो, ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। दीज आर मटीरियल थिंग्स। ये मनुष्य का जीवन मिला है कुछ हायर अचीव करने के लिए, अपने को जानने के लिए। हुए माई, यही तो सनातन का संदेश है। उसके तरीके बताए हैं, वो अलग है। जिसने आपके अंदर ये प्यास जग जाए कि हम आपको जाने, अपने आप को जाने समझें, तो रास्ता भी मिल जाएगा। शास्त्रों में बताया हुआ है, जप है, ध्यान है, योग है, मंत्र जप है, सत्संग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, जस कमाने के लिए, डॉलर और पाउंड कमाने के लिए, कार कोठी बंगला कमाने के लिए शोषण न करो, अत्याचार न करो, जुल्म न करो, अपने को स्ट्रेस न लो, तनाव न लो। जीवन मिला है, सुंदर है। थोड़ा बहुत समय निकाल करके भजन करो और अपने को जानने का प्रयत्न करो। दुर्गंध समाज में बहुत फैला हुआ है, जात का जहर, धर्म का जहर, अगड़ा पछड़ा, ब्लैक व्हाइट, हर तरह के जहर फैले हुए हैं। अब इसमें और जहर फैलाने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रेम की सुगंध फैलाओ। प्रेम, सद्भावना, भाईचारा, एकता, इस समाज को, इस विश्व को और खूबसूरत बनाने की जरूरत है। प्रेम का संदेश, अहिंसा का संदेश, भाईचारा का संदेश, एकता का संदेश, मानवता का संदेश, ये फैलाने की जरूरत है। अपने जीवन में पॉजिटिविटी भरिए, निगेटिविटी को भगाइए। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, एवरीथिंग मस्ट बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। दिस इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। बहुत सुंदर और बहुत ही गहरी बात कही आपने। हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अपनी जीवन यात्रा शेयर करने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए आपका फिर से बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा और आपने गुप्तेश्वर जी महाराज से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।